तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात जोर पकड़ रहे हैं। पार्टी के अक्सर रहनुमा मौजूदा क़यादत और उनकी पॉलिसीज से खफा हैं और अलग होने की धमकी दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं। पार्टी की नौजवान क़यादत की नाराज़गी की वजह बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई के लिए पुरजोर एहतजाज ना करना है। पार्टी का नौजवान तबका ये समझ रहा है, या आप समझ लें कि जो यंगर जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, जो इमर्ज इस वजह से हुई है कि जो सीनियर लीडरशिप थी वो छोड़ कर चली गई, उनका कहना ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी है वो हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दें बानी तहरीक-ए-इंसाफ को जेल से निकालने की। इसीलिए शहरयार आफिदी साहब ने कुछ दिन पहले ये बात कही। लेट्स वॉच हिम। मुझे तीसरी दफ़ा अपने लीडर, अपनी पार्टी और कोहाट की गैरतमंद कौम की बरकत से आज यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। ये अगले कुछ मिनट मेरी रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए। शायद ये आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। 2 दिन कबल मेरे प्रोग्राम में शाहनाना गुलजार ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी में ये तासुर है कि हमारा मकसद बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई है और अगर हमारा लीडर रिहा नहीं होता तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम असेंबली में बैठे। उन्हें भी देखिए कि आप लोग एक फॉरवर्ड ग्रुप बना। ना हम तो ब्लैकमेल कर रहे थे शेरियार को। कुछ हफ्ते पहले साहबजादा हामिद रजा ने इस तरह की बात की थी टीवी पे कि वी शुड रिजाइन। बहुत बड़ा इशू बन गया। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड भाई व्हाट इज ऑन योर माइंड? कहता है शाहनाना आपको नजर नहीं आ रहा, हम बंदरों की तरह सारा दिन डेस्क बजा रहे होते हैं, खान जेल में सड़ रहा है। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते तो ये गुडी शू कमेटी खेलना, असेंबली खेलना, ये बजट वो बजट, ही गोस आवर फर्स्ट एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रिंगिंग खान साहब आउट ऑफ जेल, क्योंकि हमारे हल्के वालों ने हमें ये कहा कि उसको निकालो। मुझे लगता है कि जिस तरह हर पार्टी में हम मुजाहमती मुफाहमती होते हैं, हॉक्स एंड डव, वी वांट कि खान जल्दी निकले, हम उसके लिए मुजाहमत करने को भी तैयार हैं। इस वक्त पीटीआई के फोर फ्रंट पर जो है, या फेस ऑफ पीटीआई, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अ बिट स्कार्ड फेस ऑफ पीटीआई, सॉरी टू से दैट। आई होप यू फीलिंग वेल नाउ। इट्स नॉट अ स्कार्ड, यू टॉकिंग अबाउट माय फेस। हां, स्कार्ड फेस। हां, नहीं मिला। क्या अपडेट है उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। वी शुड नॉट कॉल देम द वर्ड। ऐसे काम करवा के मुल्जिमों को पकड़वाया नहीं जाता, बचाया जाता। राइट। सो लेट्स फॉरगेट इट। आपने तो पहले ही कहा था कि आपको उम्मीद नहीं है। मैंने कह दिया था। तो you're okay with it. So coming to the problems in the party, ये तो वही ट्रैप है कि रिज़ाइन कर दो, जो आप लोग कर चुके हैं पार्लियामेंट से, जो कि मेरे ख्याल से सही फैसला नहीं था। ये उस तरफ क्यों जा रही है पार्टी दोबारा? कोई रेजिग्नेशंस नहीं होंगे पार्टी में। ये सब पार्टी के लोग हैं, पार्टी में रहेंगे। और अगर कोई किसी के छोटा मोटा कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई इख्तलाफ है तो वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर बैठ के डिस्कस करके उनको हल किया जा सकता है। कोई बंदा, ये सब हमारे हरावल दस्ते के दोस्त बच्चे हैं, सब लोग हैं और कोई कहीं नहीं जा रहा। खान साहब को 1 साल हो गया ना। देखिए खान साहब, मैं भी अपसेट हूँ। अब मेरा रिस्पांस डिफरेंट है। मैं आपके पास बैठ के अपना नैरेटिव बयान करूँगा, वो हर बंदे का अपना अपना रिस्पांस होता है। हम सब अपसेट हैं। 1 साल से वो बेगुनाह शख्स जो है उसको जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और जिस हालात में रखा हुआ, आज मैं मिल के आया उनके साथ। क्या? अच्छा, इधर केस के फैसले के बाद आप कि पहले मिले जिस तरीके से उसके ऊपर ये मतलब उसको टॉर्चर कर रहे हैं वर्चुअली, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा? मेरी रफाकत उस शख्स के साथ उन्होंने 35 साल की रफाकत मेरी। मैं भी डिस्टर्ब हूँ, सब पार्टी के बंदे डिस्टर्ब है, हर बंदा डिस्टर्ब है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश का अंदाज मुश्किल डिफरेंट हो सकता है। अगर 10 बंदे हैं तो लाजमी नहीं कि 10 के 10 बंदे एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर मुत्तफिक हों। तो हो सकता है कि जी 2 स्ट्रैटेजी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है, टॉप प्रायोरिटी, वो खान साहब को बाहर निकालना ही है। और कोई प्रायोरिटी हो नहीं सकती। पार्टी को इकट्ठा रखना, गवर्नेंस भी, क्योंकि या गवर्नेंस के लिए प्रेशर डालना, केपी में आपकी गवर्नमेंट भी है, इसलिए भी तो लोगों ने वोट दिया आपको। सिर्फ इसलिए तो नहीं दिया कि खान को जेल से बाहर निकाले। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब। सो उधर भी तो उतनी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास क्या रास्ते हैं? एक सियासी पार्टी होने के नाते हमारे पास क्या रास्ते हैं? हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर एक रास्ता है। हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट को क्विट करने का कोई चांस ही नहीं है। लेट मी एश्योर यू, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर रह के हम अपनी आवाज़ सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कानूनी चाराजोई है। हम तमाम कानूनी ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पुरअमन अवामी एहतजाज की ऑप्शन है। 4 महीने से हम लगे हुए हैं अपना ये एहतजाज शुरू करने के लिए। ख़ासकर पंजाब में हमें कोई इजाज़त नहीं मिली है। अब आके हमें 6 तारीख को एक इजाज़त
मिली है, जिसमें कि हम डेफिनेटली एक अपना जलसा करेंगे। हमारे तमाम बाकी जो रिक्वेस्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होके इस वक्त हाई कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें इजाज़त देनी है। फस्तायत को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते जो कि इस वक्त पंजाब में हो रहा है। सारे सूबे में उन्होंने 144 लगा दिए। द मोमेंट हमारा एक कन्वेंशन भी होता है, 200 बंदा 400 बंदा भी इकट्ठा होता है, उनको उठा लेते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। तो इस किस्म के माहौल में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होता है कि जी बैठ के अगर किसी का कोई डिफरिंग ओपिनियन भी है तो वो बैठ के पार्टी फोरम के ऊपर बात करें। तो सही कि हम सब परेशान हैं उनको देखकर। हम पहले दिन से परेशान हैं कि मैन शुड नॉट हैव बीन देयर इन द जेल, लेकिन वो उन्होंने क्लियरली कहा है कोई रिलीफ नहीं मांगता, कोई डील नहीं करूँगा। राइट मैं सुरखरू होकर यहाँ से निकलूंगा और जब भी निकलूंगा जितनी देर रखना चाहते हैं रख ले, उनके अल्फाज हैं, मैं बयान कर रहा हूँ। कहते हैं मैं इनके साथ कोई डील, कल के शहबाज शरीफ के ऑफर के जवाब में कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन चोरों डाकुओं से बात करें। ये रिजिडिटी नहीं है, देखो रिजिडिटी नहीं है, ये असूल पसंदी है, ये असूल पसंदी है। इस मुल्क में आर्मी चीफ से बात करनी है, इस मुल्क में असूल का कत्ल किया गया है, सच का कत्ल किया गया है। ये कौन सा असूल है कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं करेंगे? हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आर्मी चीफ से भी बात नहीं करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। बाकी हमारी जंग जो है वो कानूनी मैदान में है, वो पार्लियामेंट के अंदर है, एंड इट नाउ होपफुली वेरी सून वो अवामी लेवल के ऊपर होगी हमारी जंग। So you will talk to the army chief. He doesn't want to talk to you, but if he does, नहीं है ना जी। So you're ready to talk to him. We will talk to him. Yes, we will. हमारा दरवाजा खुला हुआ है इनके साथ। मैंडेट चोरों के साथ बात नहीं करेंगे। बिल्कुल किसी सूरत में। फवाद चौधरी साहब पुराने लीडर हैं, वापस आए हैं, कुछ कहा है उन्होंने आपके बारे में, जरा देख लें। I don't think आप छोटी सी लीडरशिप है, लेकिन वो क्या आपको ही रहे हैं। एक सेंटेंस पे जवाब and then we move on। घटिया लोगों के साथ इंसान घटिया नहीं होता। आगे चलिए। I think आगे चलिए, let's move on। लेकिन जो एक क्वेश्चन, I'm sorry, let's move on। लेकिन जो एक बात इंपॉर्टेंट है, I won't respond। सर आप No, मैंने कहना था जो कह बट आप डिनाई तो कर सकते हैं कि आपने एड्रेसेस नहीं दिए। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया टीम के सारे एड्रेसेस जो मैंने दिए वो निकाल के देख लें, वहाँ जाके आप निकाल के देख लीजिए जो मैंने स्टेटमेंट दी है। आपने एड्रेसेस नहीं दिए? नहीं, you haven't। Why do I have to respond to a person who has no relevance? He's got no relevance in PTI now. He's not part of the PTI। आज खान साहब ने कहा है कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं होगी। आज भी कहा है। You specifically asked जी कहा है, और सब लोगों के बारे में जिनको लॉन्च किया गया है। But फवाद चौधरी के बारे में specifically including him। And what did he say? इनके बारे में कोई बात होगी ही नहीं। But he is claiming कि मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, let's move on, please. For God's sake, let's not waste time. My time is very precious. Okay, so but they're never coming back to PTI. Let's move on. एक दफा और फिर कह देंगे they're never coming back to PTI. This is what I have just said. What Khan Sahab said. इनके बारे में कोई बात नहीं होगी। बात ही नहीं होगी, अभी नहीं होगी या कभी भी नहीं होगी। I am not मैं खासा वक्त जाया कर चुका हूं। छोड़ दे, पुरानी पीटीआई को छोड़ दे। आई कैन सी यू विजिबली अपसेट अबाउट दैट, बट मोहम्मद जुबैर तो पीटीआई के नहीं हैं, वो तो पीएमएलएन के हैं। अगर वो आते हैं तो विल ही बी वेलकम? सब खान साहब ने फैसले करने हैं। देखिए मैं बार बार मैं कह चुका हूं वो को पार्टी में थे ही नहीं। अगर वो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है, लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन साहब ने डिसाइड करना है कि जी लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो कब लेना है, नहीं लेना तो क्या करना है। किससे नेगोशिएट कर रहे हैं वो? किससे नेगोशिएट नहीं हो रही, कोई उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया किसी को, दैट इज इट। अच्छा, अभी इसके ऊपर पार्टी किसी इसी पे डिस्कशन होगी या ओनली खान साहब? द सोल प्रेरोगेटिव जो है वो उनके पास है, खान साहब के पास। राइट। सो अब अभी आपने कहा कि हम बहुत सख्त डिप्रेस्ड हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? डिप्रेस्ड नहीं है, हम लोग डिस्टर्ब्ड हैं। द वर्ड इज डिप्रेस्ड, डिस्टर्ब्ड सीइंग के खान साहब इज देयर, हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। और आज जो इद्दत का इन्होंने जो फैसला दिया, क्या वो मतलब किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री के तो ये मुकदमा भी बन सकता है? I mean, what kind of a shameful act is this? It's unfortunate. It's so bloody unfortunate. हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद पेश हुई, उसमें पाकिस्तान के इलेक्शन में जो बेकायदगियाँ हैं और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से बात उन्होंने की। इस बात ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मौक़िफ़ की तायद करती है, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ था कि अमेरिका की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उससे कोइंसाइड नहीं करती है। देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेसी भी है।
अमेरिका के अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट्स हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ मुल्कों को उस स्ट्रेटिजिक मैप में रख के एवेलुएट करते हैं कि किससे हमने क्या काम लेना है, किसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये ज़रा चीज़ें जो हैं ये सोचने वाली होती हैं। वो एक साइड है। इसके अलावा उसके साथ साथ अमेरिका एक डेमोक्रेसी भी है, एक जमहूरियत भी है, एक बड़ी पुरानी जमहूरियत है, बल्कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट? ठीक है। तो वो उनके अपने जमहूरियत के कुछ तकाजे भी हैं, इसलिए कांग्रेस में गया, कांग्रेस में गया हुआ ना ये 98.2% पीपल लोगों ने ये सपोर्ट किया, कांग्रेसमैन ने ये सपोर्ट किया, ठीक है जी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने, और दर्जनों किस्म के उन्होंने मसाइल, वो तमाम चीज़ें जो हम वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं वो उन्होंने उनको टेस्टिफाई किया है। तो एक जमहूरियत होने के नाते हम वैल्यू करते हैं अमेरिका की इस कमेंट को, अमेरिकन कांग्रेस के इस कमेंट को, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एक जमहूरियत होने के नाते जो यूके की हाई कमिश्नर थी जेन मैरियट ने, जब उन्होंने आसमा जहांगीर कन्वेंशन के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने भी ये तमाम बातें की। हमने उसको नाराज होकर उन्होंने लेटर लिखा था वेयर ही वायलेटेड हिज ओथ ऑफ ऑफिस। आपने कहा था नहीं लिखना चाहिए था, you said it on my show. He violated his oath of office. But I think it will land up in a court of law one of these days. But हम इनको जमहूरियत होने के नाते हम इनके कमेंट को वैल्यू करते हैं। इसके अलावा आप देखिए फाफन की रिपोर्ट देखिए, पत्तन की रिपोर्ट आप देखिए उसमें, इसके अलावा आप EU जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी रिपोर्ट देखिए, उसके अलावा कॉमनवेल्थ रिपोर्ट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स, इफ यू कम इन द गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स, आप नाराज से कि हमारे एमएनएस को बुला के क्यों मिल रहे हैं, बिल्कुल गलत किया था उन्होंने, हम फिर भी रिट्रेट करते, उनका ओपिनियन ही जानना चाह रहे हैं, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उस वक्त, उनका ऑब्जेक्टिव था कि खान साहब को निकालना है, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान को एक नई क्रेडिबल पहचान दे रहे थे। वो एक्सेप्टेबल नहीं था बहुत से लोगों को, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को। So, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना। Let's believe what you're saying. Let's say for argument's sake. So अब उनको कबूल है क्या? PTI इमरान खान अब उनको कबूल है? मैंने कहा ना कि एक मुल्क की वेरियस फैसेट्स होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, फैसेट्स होते हैं। अब एक उनका स्ट्रेटेजिक फैसेट था जिसमें खान साहब फिट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उनको जो भी किया, जैसे भी किया, खान साहब की गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया। ये उनका एक डेमोक्रेटिक फैसेट है। तो ये मुख्तलिफ इसके तकाजे होते हैं। जमहूरियत उनको बहुत अजीज है, जमहूरी मुल्क है ये। स्टिल डज नॉट वांट यू कि वहाँ कोई तब्दीली है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी तब्दीली, क्योंकि हमारा तो उनसे कोई राब्ता नहीं है ना। एंड लेट्स से कि एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होती है इलेक्शन के बाद, जो कि शायद सईद साहब ने खुलकर ही कहा कि दुरानी साहब ने भी कहा कि अगर वहाँ पे आते हैं रिपब्लिकन्स तो बहुत चांस है कि PTI पाकिस्तान में आ जाए। इज दैट अ पॉसिबिलिटी और इज देयर रेलेवेंस टू दैट? देखिए, हम खुद अपने तय यहाँ आना चाहते हैं। हमारी हुकूमत को गलत तरीक़ों से निकाला गया था। इलेक्शन 8 फरवरी का हम 2/3 अक्सरियत से जीते हुए हैं। हमारा राइट है इस मुल्क में हुकूमत करना। हम किसी के क्रचेस के ऊपर नहीं आएंगे, वो रिपब्लिकन्स हों या वो डेमोक्रेट्स हों या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो दुनिया के किसी और मुल्क के ऊपर। हम अपनी अवाम की ताकत की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आएंगे। अच्छा, चले मैं एक और सवाल पूछती हूँ। Who would you rather see in office? Do you want a Republican government or do you want a Democrat government? It is a decision of the American people. Who do they want to rule them? But it is not my decision. कोई opinion तो well, I'm sorry. Why should I be giving an opinion? I'm sure you have an opinion. I am not an American citizen that I would give an opinion. You know, हमें देखना होगा as a government, if and when we come into power, हमें देखना होगा कि कौन सी policies जो हैं, किस पार्टी की policies हमें ज़्यादा सूट करती हैं, उसके हिसाब से हम अपनी choices करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक फैसला तो है, ये तो अमेरिकी लोगों ने करना है ना कि उनको कौन सी पार्टी चाहिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, we will be right back. And welcome back. मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? बहुत आगे तक पहुँच गए। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी मुझे याद पड़ता कहा था कि एक बेसिकली जो एक कंसेंसस हो चुका हो, एग्रीमेंट हो चुका हो, तो स्पेसिफिक्स हैं वो हमारी ईद से पहले मुलाकात होनी थी, लेकिन उनके कुछ जो मेंबर्स हैं उनके डेलीगेशन के वो हज पे चले गए थे। आप पर्सनली इम्प्रेस हुए हैं मौलाना से क्योंकि आपकी रिजर्वेशन थी इस अलायंस पे, बट इट लुक्स लाइक कि आप थोड़ा सा पार्टी की रिजर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हुई हैं, और ये कि जी एक बहुत बड़ा हमारे उनके दरमियान खला था जो कि बहुत जल्दी में हमने पुर किया है। और आज देखिए हमारी हम लोग एक ही दोनों पार्टीज एक ही मकसद के लिए एक
आइन की पासदारी के लिए, जमहूरियत की पासदारी के लिए। ये हमारे मोटिव्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके लिए हम इकट्ठे जद्दोजहद करने के ऊपर एग्री कर चुके हुए हैं, बट वी नाउ ट्राइंग टू फाइनलाइज द स्पेसिफिक्स। ओके, सो आप राइटर भी हैं एंड यू बीन राइटिंग ऑन मैनी इश्यूज, आपकी बड़े ओपिनियन मेकर भी हैं। सो दहशतगर्दी के हवाले से आपकी बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। इस वक्त आपको लगता है कि जो पूरी कन्फ्यूजन हुई है, और अब तो नज़र आया कि चीफ मिनिस्टर केपी ठीक कह रहे थे, एक्चुअली कन्फ्यूजन पीएम हाउस से हुई, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड आ गई। उसके बावजूद अगर ये स्ट्रैटेजी होती है या नैप इम्प्लीमेंट होता है, उसके 14 पॉइंट्स दोबारा अंडर द नेम अज़्म इस्तेहकाम, फ़ायदा तो खैबर पख्तूनख्वा को होना है, पाकिस्तान को होना है, तो फिर रेजिस्टेंस क्यों है? देखिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा, वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पर्सनल हो गए हुए हैं पीएपी में। वो आप घरों को वापस नहीं जा सकते। बल्क ऑफ देम वर नॉट एबल टू गो बैक टू देयर होम्स, देयर बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड, यू नो, देयर होम एंड हर्थ वर डिस्ट्रॉयड। सो हम नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत के दौरान इस किस्म का कोई काम हो। हम यही चाहते हैं कि पहले पार्लियामेंट में पिछले कुछ महीनों में 111 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियासत की प्रायोरिटीज़ जो हैं इस वक्त इन्वर्टेड हैं, अपसाइड डाउन हैं। उनको खान साहब और पीटीआई के अलावा कुछ चीज़ नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा, लेट्स से अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, लेट्स से अगेन फॉर आर्गुमेंट सेक, तो फिर अब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो जा रहे हैं दहशतगर्दों के पीछे, तो व्हाई आर यू रेजिस्टिंग दैट? तो उसको हमने ये कहा है ना, हमने ये कहा है कि पार्लियामेंट को आप इन कैमरा ब्रीफिंग दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अहदाफ क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, खदोखाल क्या है इस सारे इनिशिएटिव का, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम अपनी प्रोविंशियल असेंबली में लेके जाएंगे, और थर्ड हम उसके आवाम के पास लेके जाएंगे, उनका मैंडेट लेंगे। हमने एक जरगा जो है ऑलरेडी किया है, उसका एक डिक्लेरेशन भी हमने कर दिया है। एक जरगे ने बड़ा क्लियरली इसको अपोज कर दिया है, कहा जी हम इस किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो कबूल नहीं करेंगे। ऑफ नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उनसे मेरी बात भी होती रही है, उस पर अभी वाले चीफ मिनिस्टर से बात नहीं हुई। आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम ऑल्सो, लेकिन वो सब ऑन बोर्ड थे कि ये इंप्लीमेंट करने हैं। उसमें इससे आधे से ज़्यादा काम सिविल गवर्नमेंट का था। 2013 से आपकी हुकूमत है वहाँ। सो अगर नाकामी हुई है, जितना भी आपकी रिजेंटमेंट हो सिक्योरिटी ऑफिशियल से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, वो आपकी तरफ भी कोताही हुई है। जो उसके अंदर रिलीजियस हेट्रेड के पॉइंट्स थे, उसके अंदर मदारिस को मुझे नेशनल एक्शन प्लान का पूरा पता है, आपको पता है, क्योंकि ये तमाम काम नहीं हुए, मदारिस स्ट्रीमलाइन नहीं हुए, जो डेटा बनाना था नहीं हुआ, वो तो सिविल गवर्नमेंट ने करना था। फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज थी ना जी, उन्होंने नहीं किया ना जी। हम तो आज भी कहते हैं, हम तो आज भी ये कह रहे हैं 2018 में दोबारा नैप को इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में, वो तो आपकी हुकूमत थी। हम आपसे यही अर्ज कर रहे हैं कि जी ये रिस्पांसिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, चूंकि इन्होंने खुद कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, राइट? तो वो इंटेलिजेंस शेयर करें आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और हम अपना प्लान बनाएंगे कि हमने कैसे करना है। हमने सीटीटी को यूज़ करना है, हमने पुलिस को यूज़ करना है, या हम फेडरल गवर्नमेंट से किसी और फोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ये उन पे छोड़ दीजिए, लेट इट बी देयर डिसीजन मेकिंग। सीटीटी के हवाले से अगेन अक्रॉस पाकिस्तान सीटीटी को एम्पावर करना था, सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। नहीं, ये बात तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात आई कैन टेल यू, नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है। आई हैव टू चेक ऑन दैट। नहीं, मेरा ख्याल है तो आप दें, अभी उनको दें रिस्पांसिबिलिटी दें, क्योंकि ये वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनका ही है ना, प्रोविंस की रिस्पांसिबिलिटी है ना, तो सेंटर को आने की क्या जरूरत है वहां? आप ये सारा कुछ इंटेलिजेंस शेयर करें उनके साथ, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और उनको रिस्पांसिबिलिटी दें, वो उसको खत्म करेगी, अहदाफ हासिल करेंगे वो। ठीक है, आज जो आपकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई के साथ, कुछ बताएं, क्या बातचीत हुई, क्या माहौल था? समथिंग माहौल वाज वेरी, हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है, हमेशा बहुत होता है। आज हमारी मीटिंग को कितने लोग होते हैं कमरे में? 6 लोग हम जाते हैं, जो लीडरशिप हमारी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के 6 लोग हर थर्सडे को जाते हैं, और खान साहब होते हैं, उसके अलावा कुछ 4-6 लोग जो होते हैं उनके बैठे होते हैं, बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। हमें एक पेंसिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कागज़ का टुकड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उससे भी डरते हैं, कागज़ से डरते हैं कि हम उसके ऊपर पता नहीं क्या लिख लेंगे। हमने उनको यहाँ तक मैंने कहा हुआ कितनी दफ़ा कहा है जी कि हम नहीं लेके जाते, ठीक है? जब हम उस कमरे में चले जाएँ तो आप बराए मेहरबानी अपना कोई कागज़, पैड या कागज़ और पेंसिल हमें दे दें ताकि हम नोट ले सकें। तो आप लोग कैसे याद रखते हैं तमाम? वो सारा कुछ हम नोट
नोट ऐसे याद रखते हैं कि मेमोराइज करते हैं, नहीं कुछ नहीं खाते। बीबी आते हैं, उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं ना तो 6 के 6 इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन वी टॉक टू वन अनदर, एंड यू नो वन इज टेकिंग नोट्स, कि क्या कहा और क्या कहा और क्या कहा और क्या क्या, तो जिसको जो याद होता है ना वो बताता है, तो हम उसको फिर एक पेपर में बुरी मेमोरी वाले को आप लेके नहीं जाते हैं, बट वी स्टिल फॉरगेट। तो कोई अच्छी मेमोरी वाला नहीं है जो याद रखे, फोटोजेनिक मेमोरी वाला? फोटोजेनिक मेमोरी अब कहाँ रहती है, किसी को होता है, लेकिन मतलब नहीं, मगर आप मुझे ये बताओ ना, मतलब आप ये बताओ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट है, 12 रिक्वेस्ट की है, हमने राइटिंग भी किया है जी कि हमें आप ना दें, हमें आप तलाशी लेते हैं जैसी भी ले लें, खत्म हुई, वी विल नॉट टेक एनी पीस ऑफ पेपर और पेन इनसाइड। जब हम वहाँ बैठे हुए तो वहाँ हमें कुछ देर के लिए एक कागज और एक पेंसिल दे दीजिए। यही तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें आपकी क्या मुश्किलात हैं, आप लोग चले जाते हैं, आपने कहा नहीं हम आपसे हाँ, उनके पास सिर्फ एक काम के लिए जा सकते हैं, मैंडेट की चोरी खत्म करो और राइट ऑफ गवर्नेंस दो। की पावर है उनके पास। इफ यू टॉक टू हिम, द प्राइम मिनिस्टर कैन एंश्योर दैट। वी डोंट वांट टू टॉक टू मैंडेट थीव्स। आज उन्होंने रीट्रेशन किया, खान साहब ने बात नहीं करनी, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम कोई डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ का तकाजा है कि हमें मैंडेट हमारा दिया जाए हमारे पॉलिटिकल। लास्ट क्वेश्चन, तो फिर किताब कैसे आ रही है? कौन सी किताब? खबर आई कि बानी पीटीआई ने किताब लिख ली है जो कि बहुत जल्दी। बानी पीटीआई बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर ही कैसे? वो लिख सकते हैं बहुत कुछ, उन्होंने पहले भी किताबें लिखी हुई है, वो पेन एंड पेपर के बगैर भी लिख लेंगे, फिक्र ना करें। सो दे सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास तो होगा, पेन पेपर कुछ नहीं उनके पास, किताबें हैं तो पेन पेपर भी होगा। किताबें ही है ना, और क्या है? लेकिन कुछ लिखा किताब ही पढ़ते हैं वो ही, और है, और उस होल ऑफ अ प्लेस में एटलीस्ट यू विल बी वन ऑफ द एडिटर्स, तो आपको पता हो। No, I hope and pray that he finishes that book, he writes that book. I would love to, it will be my honor to edit that book. अभी आपको be my honor. उस किताब का? It will be my honor. But there is a book. I'm not aware of any book. There will be a book. Why are you putting words in my mouth? ये तो खबर छप चुकी है। Sorry, आपकी खबरें 90% गलत होती हैं। तो गलत खबर है। मुझे क्या पता सही है कि गलत है, मैं तो देखना होगा ना कि क्या है। जब तक खान साहब के से मैं नहीं सुनूंगा कि कोई ऐसी बात है। नेक्स्ट टाइम पूछना है फिर आपने। वो उस वक्त तक मैं कभी स्पेकुलेटिव कमेंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम विल यू आस्क दिस? जी, मैं एंड यू लेट मी नो। आपको क्यों बताऊंगा? मैंने आपसे सवाल पूछा सर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबको बताऊंगा कि किताब आ रही है। खान साहब किताब लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे। देखिए, आफ्टर ऑल नेल्सन मंडेला ने भी तो लिखी थी ना। जी जी, आपने प्रेजेंट डे से पढ़ी है किताबों में जो क्वाइट अ मास्टरपीस। Yes, I've read it. Thank you so much, Pleasure. for being on the program. We will be right back. And welcome back. बानी तहरीक इंसाफ की आज इद्दत केस में जमानत और फिर रिहाई की उम्मीद खत्म हो गई है, और अब उनको इद्दत केस में हतमी फैसले का इंतजार करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट की 1 माह में इद्दत केस के हतमी फैसले का हुक्म दे रखा है। आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों अफराद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर अब नज़र आ रहा है कि नहीं आएंगे, लेकिन आज के फैसले से कबल ही हुकूमत ने ये कह दिया था कि वो उनको मज़ीद जेल में रखना चाहते हैं और उसके लिए तैयारियां भी होंगी। एहसान इकबाल साहब ने बानी तहरीक इंसाफ को 5 साल तक जेल की खबर दी थी, जबकि राना सनाउल्लाह ने मज़ीद केसेस बनाने का इंदिया दिया था। सेशन कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये इस केस के हतमी फैसले में भी बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना हम कह सकते हैं कि मुश्किल ही नज़र आ रहा है। आज इस केस के 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में बहुत सारी बातें लिखी हैं, कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। फैसले में कहा गया कि दोनों मुल्ज़मान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम ज़मानत के हकदार नहीं है। कानून के तहत खातून मुजरिम भी ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने अपनी सज़ा का काफ़ी अरसा काट लिया है। अदालत ने मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुलजिम का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। सो दिस इज़ the development now. Aziz Siddique Saab and Uzma Kardar, they're both joining me on this program. Aziz Saab, thank you so much for being here. आज का जो फैसला है उसमें कुछ लोगों की राय ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर आपने लीगली उसको ठीक तरीके से लड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, मैं एक तो आज अडियाला जेल जाना हुआ, मुलाकातें रही, हमें अंदाजा था 3 पॉसिबिलिटीज थी।
सबसे पहली पॉसिबिलिटी थी कि औरत जिसका राइट है जमानत लेने का, और मिसालें बहुत ज्यादा हैं, और ये वो केस है कि जो कोई ना डकैती का है, ना चोरी का है, ना फ्रॉड का है, ना फरेब का है। ये केस अपनी नौयत पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद नौयत का, इससे पहले ना पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में इस तरह का केस हुआ है, ना दुनिया में हुआ है, ना इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हवाले से मजाक उड़ा। जब ये फैसला आया ना, पूरी दुनिया से मुझे फोन आए, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सका। हमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि बुशरा बीबी की जमानत होगी, इमरान खान साहब की हद तक सस्पेंड ना करें। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों हो जाएं। तीसरी ये पॉसिबिलिटी थी, यानी ये फैसला देने की बजाय मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें बरियत देख रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो कहते हैं कि जनाब चूंकि मैं मेन केस जो है वो 2 जुलाई से सुन रहा हूँ, तो 15 जुलाई तक मैंने केस का फैसला करना है। तो ये अमूमन होता है कि अदालतें 426 फौजदारी को सामने रखते हुए आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है, कोशिश करें कि आवाज क्लियर आए। मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, उनकी क्या राय है आज के फैसले पर? देखिए, एक बड़ी बात है, वो क्योंकि ये फैसला वापसी पे अडियाला जेल से आते हुए ये फैसला आया था, तो उस वक्त नहीं आया था। बीबी साहब से बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। उसकी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, बुशरा बीबी साहब जो आने के बाद हुआ था, तो हमने फैसला उस वक्त ये कर लिया था कि हम इसकी अपील यानी हाई कोर्ट में आएंगे, और हाई कोर्ट में 2 राय अभी चल रही हैं। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट में आए भी तो 2 तारीख से ये मेन अपील शुरू हो जानी है और 15 जुलाई तक। आवाज अजहर साहब की प्लीज ठीक कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब, वेलकम टू यू उज़्मा कायदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कर लीजिएगा 15 जुलाई। अजहर साहब, हम आपके पास दोबारा आते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, ताकि आवाज़ ज़रा क्लियर हो जाए। मीनवाइल उज़्मा कायदा साहिबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं एज अ वुमन। उज़्मा कायदा साहिबा, क्योंकि कुछ ख़वातीन को इस पर इतराज़ है कि द होल कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा पर्सनल है। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए फरिया, कानून जो है वो औरत और मर्द में तफरीक नहीं करता है। कानून जो है वो हकाइक पे और सबूत पे जाता है। हकाइक क्या है कि आपको कुरान शरीफ में बड़ी क्लियरली इद्दत के मुतल्लिक आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। अब द प्रॉब्लम इज़ के जो शख्स सारा दिन सुबह दोपहर शाम रियासत मदीना का प्रचार करे और फिर उसके बाद उसको अपने जब लाइफ हो तो उसमें अपनी मनमानियाँ करें, उसका ख्याल ना रखा जाए और उसको, अब देखें इसमें हमारा तो कोई वो लेना देना या अमल दखल नहीं है। मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो खुद आए और उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि उस वक़्त इद्दत के दौरान मैंने निकाह पढ़ाया है, इसलिए दूसरी दफ़ा उन्होंने निकाह पढ़ाया। और यही मामलात जो थे वो रेहाम के निकाह पे भी हुए थे। उसको खुद नहीं पता चल रहा था कि क्यों ये 4 महीने तक छुपाया जा रहा है, क्योंकि वो मुहर्रम में पढ़ाया गया था, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा फिर निकाह पढ़ाया गया। यानी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई किस्म के वो हेले बहाने जो हैं। और फिर दूसरे देखें, उनके साहब शोहर ने ये केस किया, मैंने और आपने तो नहीं किया है। और ये बात है कि उनके साहब शोहर ने किया, लेकिन कुछ 2-3 बातें हुई हैं। हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट मायूब किस्म की बातें लिखी और उसमें क्लियरली उन्होंने साइड ली। और भी कुछ लोग हैं जो ये बयानात दे रहे हैं। इट लुक्स लाइक कि उनको पेट्रोनेज है इस हवाले से। किस चीज़ की साइड? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक फुल ट्वीट की, गालिबन आपने नहीं देखी, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये फैसला दिया है कि ये गलत तरीके से निकाह हुआ है, इसके ऊपर बातचीत की है। उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि आपस में ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट उन्होंने ये ट्वीट की है एंड ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर। देखिए बात सारी ये है फरिया कि इसमें जो हम तो एक सियासी जमात हैं, हम अदालतों की इज़्ज़त करते हैं। अब इन्होंने क्या वहाँ पे अदालत में कहा था कि जी हमें हमारी सज़ाएं माफ़ की जाए। एक जो सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है उसको तो ज़मानत नहीं मिलती है, तो इसीलिए ज़मानतें भी इनकी मनसूख हो गई हैं, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हैं
और ये मुजरिम है। तो ये अब इनके लिए कोई कानून फर्क तो नहीं है, बाकी दुनिया के लिए फर्क है और इनके लिए कोई फर्क कानून है, फिर ये बातें करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो अब अगर अदालत ने एक फैसला किया है तो ठीक है, आपको जो एक कानून में एक गुंजाइश है, आप जाएं हाई कोर्ट में जाएं और वहां पे इसको चैलेंज करना है तो कर लें, लेकिन तबर्रे ना भेजें। अब देखें ना, जो अपना मनपसंद फैसला आया है, ये तो पुराना इनका काम है ना, हम तो बड़ा पुराना देख रहे हैं। अब मनपसंद फैसला आता है तो जनाब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और वाह की जाती है, खराज तहसीन पेश किया जाता है, और जब अपने मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसी इदारे की वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ठीक है, ये क्या रवैया है फरिया, मुझे आप ये बताएं। राइट, इफ यू अलाउ मी आज़ा साहब, आई होप आपकी आवाज़ हमें ठीक आए और आपको हमारी ठीक आए। जब जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत कर रहे थे तो उनके रिमार्क्स से ये लग रहा था कि केस का फैसला खान साहब और बुशरा बीबी के हक में आने वाला है, लेकिन उन पर अदम एतमाद कर दिया गया और केस मुंतकिल हो गया। सो अब लगता यही है कि आगे, आपको क्या लगता है आगे क्या मामलात होंगे? देखिए, मैं फरिया आपको एक बात तो बता दूं, मैं चूंकि तारीखी तौर पर सारे मामले में आज मेरी जेल में मुलाकात हुई बुशरा बीबी साहबा से और बाकी मामलात को सारे को देखा, एक बात तो बता दूं, इसमें प्रोसिक्यूटर कौन है, रिजवान अब्बासी का क्या ताल्लुक है। रिजवान अब्बासी पहले मामले में, आप अमजद परवेज देख रहे नैब के मामले में, ये जो मुस्लिम लीग नून बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है ना, ये सारे के पीछे ये लोग हैं। अच्छा, उसका सबूत क्या है? आपको पता है 6 साल तक तो ये साहब बोले नहीं, उनके किसी बच्चे ने आकर इल्जाम लिया, बच्चों ने बल्कि कुरान मजीद उठाकर इस बात की गवाही दी। और जो औरत कह दिया, एक औरत होने के नाते उसकी बात को ट्रस्ट करना चाहिए। चले हम इससे आगे चलते हैं। आपको पता है पहले वो मुफ्ती साहब का जिक्र किया, वो पहले मुद्दई थे, जब देखा कि केस नहीं बन रहा विड्रॉ कर लिया, फिर खावर मानिका साहब को उठा लिया गया, उठाकर लेकर के एंटी करप्शन को, ये खुद कहते हैं वो, और उसके बाद ये सारा केस बना। मैं 1400 साल की तारीख में मैंने इससे घटिया तरीन केस नहीं देखा, और जैसे ये फैसला आया पूरी दुनिया से फोन आए, मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस थी। सवाल ये नहीं है, वो हम कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है कि जिन्होंने अदालतों की तौहीन की। 3 लोगों के खिलाफ आपने देखा, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, वो बाकायदा कंटेम्प्ट में सजाएं भी मिली उनको और नाहल हुए। हम तो एक बड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। जब आज जेल में मुलाकात हुई, 3 पॉसिबिलिटीज थी। बुशरा बीबी को औरत होने के नाते जमानत मिलना उनका हक था। ये जो कह रहे हैं ना कि औरत के बारे, ये कानून है, ये आइन में लिखा हुआ है, कानून के हवाले से है। क्योंकि आपकी आज बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है, वो उनका मौकफ यही है कि वो इद्दत अपने शौहर के घर से करके निकली थी। एम आई राइट? बिल्कुल 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना जी। इद्दत का जो प्रोसेस आ रहा है वो पूरा किया है, तो क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट जो 100, 200, 250 जो मुकदमे किए अब तक, वे बता रही है मुकदमे, 3 मुकदमों में सजा हुई। साइफर तो जमीन बोस हो गया तोशा खाना में, और अपना तोशा खाना दूसरा नैब में, और 190 मिलियन में सब में तो अपना सस्पेंड हो चुकी हैं और बेले हो चुकी हैं। ये वाला जो केस है ना, देखिए यहाँ क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि इमरान खान साहब की जमानत में सस्पेंशन ना करते या दोनों की सब मुस्तरद कर दी। तीसरी पॉसिबिलिटी जो थी, चूंकि मेन 426 का अपील लगी हुई थी, तो इन्हें क्या चाहिए था जज साहब को, ये भी हो सकता है कि ये बुनियादी तौर पर अपना एक सॉफ्ट लॉन्च करके कि जनाब कल आके मेरे पे बोझ पड़ेगा कि जनाब मैंने बरी आपको पता है रिकॉर्ड में आपने बात पहले भी की। सो यू आर ऑप्टिमिस्टिक, आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको आगे क्विटल नजर आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इफ यू अलाउ मी, उज़मा करदार साहबा, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी समाअत हो रही है। उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की है। अगर ये वापस चली जाती हैं सीट्स PTI की तरफ, तो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा? फरिया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जो अपने इदारे हैं उनकी इज्जत करते हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो मनोअन हमें मंजूर होगा। हम इनकी तरह नहीं है जो तबर्रे भेजेंगे बैठ के और चीफ जस्टिस को बुरा भला कहेंगे। वो खुद बेचारे एक दफ़ा आपके सामने TV पे कहा कि जितनी मुझे गालियाँ पड़ी, तो हम सबको पता है कि कौन गालियाँ देता है और क्यों देते हैं और क्या इनका सारा बिहेवियर होता है। बहुत कंडेमेबल बिहेवियर होता है। बात सारी ये है कि जो हमने अभी तक प्रोसीडिंग देखी है फुल बेंच, और वो भी एक पूरी पब्लिक हियरिंग हो रही है, तो उससे हमें ये साफ पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इस बात पे साइलेंट था
और उसकी जो तशरीह की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि जो सुन्नी इत्तेहाद है उनकी अव्वल तो कोई सीट है नहीं पार्लियामेंट में, और दूसरे उन्होंने चूंकि कोई उनकी सीट नहीं है पार्लियामेंट में तो उन्होंने अपनी कोई ख़वातीन की रिजर्व लिस्ट थी वो जमा नहीं कराई थी, तो इसलिए ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। अब इनको किसने कहा था, इनको किसने कहा था कि आप जाके सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करें? इनको चाहिए था जमात इस्लामी को कर लेते, इनको चाहिए था JUI को कर लेते, किसी और को कर लेते जिसके पास वो थोड़ी तो बहुत उनका फैसला है, गलत फैसला लगता है इन हाइंडसाइट, बट द क्वेश्चन इज कि वो लोग जिनको ये सीट्स मिली हैं क्या वो उसको डिजर्व करते हैं जबकि उनकी उतना तनासुब नहीं है? देखिए, डिजर्व करने की बात नहीं है, हमने तो नहीं मांगी थी ना, ये तो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है क्योंकि आईन इस पे साइलेंट है, जो कि आप कहा जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। अभी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और मुझे जो ये लगता है, जो मेरी रीडिंग है, मुझे ये लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा मामले को पार्लियामेंट में भेजे और कहे कि जी आप ये इस पे कानून साजी करें ताकि ये जो इबाम है या जो आपका इस मामले में, क्योंकि ये प्रेसिडेंस पहले तो नहीं हमने देखा ना, तो उसमें फिर आप कानून साजी करें और उसको क्लैरिटी के साथ सामने लेके आएं और ताकि अगली दफा उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक सिनारियो बताया कैसा हो सकता है। आज़ाद साहब, यू कैन सर्टनली कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी तलब कर ली है। इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जा सकती, उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट ये नशिस्तें PTI को अलॉट कर दे? इज दैट इवन पॉसिबल? फरीहा, जो कि मैं इस केस में पहले यहाँ था, उसके बाद मैं अडियाला गया था, मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ इस बात को। वजह क्या है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से फंस गया इस सारे काम में। ये जो कहा जा रहा है ना, हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराया, सब लोगों ने, वो सारा डाटा मंगवा लेंगे आप, और उसमें डिक्लेरेशन दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है। जस्टिस याया फरीदी ने एक सवाल जिससे पूछा, जिससे सारा केस ही पलट गया। उन्होंने पूछा एक सियासी जमात के कारकुन ने अपने उम्मीदवार ने दरखास्त कागजात नामजद जमा कराए, बताया उसकी वाबस्तगी उससे है, इलेक्शन सर्टिफिकेट, अपने सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है आजाद उम्मीदवार का? भैया इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार कन्वर्ट किए हैं और उनके पास जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट के हवाले से भी क्लैरिफिकेशन दे दी। फिर मजेदार बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब डेट ली ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 13 तारीख वाले दिन। इलेक्शन कमीशन कहता है कि एक सियासी जमात से आप छोड़ के दूसरी सियासी जमात में आप पहले इस्तीफा दे, फिर दूसरी सियासी जमात में दे। नजरियाती साइड भी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हमारे साहबजादा साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बल्ला दे। उन्होंने कहा अगर बल्ला नहीं देते तो मुझे पगड़ी दे दे। ये सारे सवाल थे। आज इलेक्शन कमीशन इतना बुरी तरह से फंस गया और सारी जो गेम प्लान है वो समझ में आ गया। अब जो कह रही है ना कि इनको सियासी जमातों ने मांगी सीटें, वहां पर वो बकायदा वकालत करने आई है कि ये सीटें हमें दे, रिजर्व सीटें। कमाल की बात है, आइन और कानून को तोड़ के ये चल रहे हैं। और एक और बात बता दूं आपको, आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि किसी सियासी जमात को अगर बैन करना है ना तो मुल्की सालमियत के खिलाफ करे। सेक्शन 215 जो इलेक्शन में सिंबल लेने का इख्तियार देता है, वो तो पार्टी को बैन कर रहा है, वो आइन से मुतसादम है। और रूल 94 के अंदर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर कि मखसूस जिससे उस सियासी जमात को नहीं मिल सकती जिसका इंतखाबी निशान ना होगा। तो अब बुरी तरह से, बल्कि वो जो सिंबल लेने वाला केस है ना, जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए वो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आज मैं जो हेयरिंग देख रहा हूं ना, उस हेयरिंग से मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि एक बात बड़ी बाजी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सिंबल का निशान लेके उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दी। कि एक और बता दूं आपको बात, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने सिंबल नहीं देना तो मुझे फॉर्म 33 में नाम ऐड कर दें। वो लाहौर हाईकोर्ट ने मामला भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने वो भी दरखास्त रिजेक्ट कर दी। तो ये सारे सबूत जो है इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके हैं। इसमें हम क्या और रिजर्व सीटें ये लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ठीक है, आपने कहा कि आप इसमें वैसे आप बड़े पॉजिटिव हैं आजकल आज़ाद साहब। अच्छा लगा मुझे देख के कि यू बीइंग सो पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। बट आई विल कम टू यू उस्मा कादा साहिबा। बड़ा ज़बरदस्त स्टेप किया प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने PTI को कहा कि लेट्स टॉक, बातचीत करें। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा स्टेप किया। क्या ये जो उनकी दावत है उस पर मरियम नवाज साहिबा ठीक है, वो समझती हैं कि बातचीत होनी चाहिए PTI के साथ? पंजाब का क्या मौक़िफ़ है? फरिया, मैं आपको अभी जवाब देती हूँ, लेकिन अदर साहब को बोलें कि कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ ना बांटें,
फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने तक। ये सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे और इनका अलग-अलग सिंबल था, ये ज़्यादा उछल कूद ना करें। अच्छा, आपने जो मुझसे सवाल किया वो ये किया कि इनके साथ बातचीत जो है वो किस लेवल पे, पंजाब के लेवल पे ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा के जहन में क्या है। प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो सेंटर की और पंजाब दोनों की जो हुकूमतें हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं और मियां नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर जो बात की है तो जाहिर है उसमें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी कंसेंट भी शामिल है। तो तभी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरी रवैया रखते हैं और बातचीत में बिलीव करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो बिलीव करते हैं और इसलिए उन्होंने दावत दी है सारी जमातों को बशमूल पीटीआई के कि आए बैठे मुल्क की मफाद की खातिर बात करें और अपनी सियासत जो है वो थोड़ी देर के लिए पसे पुश डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान आपने बड़ी इम्पोर्टेंट हमें खबर दी। आपने कहा कि सब ऑन बोर्ड हैं, जो भी ये दावत आई है इसमें नवाज शरीफ साहब ने इसको एलिमिनेट किया है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने जाके ये बात कही है तो उसमें मरीम नवाज शरीफ साहब, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच अदर साहब एंड उस्मा कादा साहिबा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो भी फैसला है ओवरऑल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इद्दत केस इस लिहाज से एक अनकम्फर्टेबल स्पॉट ही रहेगा पाकिस्तान की तारीख में। इसमें बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कि मायूब हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हम समझते हैं कि आप फैमिली के साथ बैठकर कहीं और पर उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते, और जो उसमें इंटरनेशनल लैशबैक है ख़ास तौर पे मीडिया के अंदर, वो भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है इन द लॉन्ग रन। ये बातें यकीनन साथ साथ रहेंगी, बाकी सियासत तो चलती ही रहती है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।